चले जाता हूँ, हरियाणा चले जाता हूँ रविंद्र सिंह चौहान के पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस रामचरण जोशी साहब से अंतिम आखिरी में लूं और अजय जी से एक टिप्पणी लूंगा। क्या कहिएगा रविंद्र जी, ये जो हरियाणा की भी बारी है, तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जब बारी नहीं है, हर एक के बाद एक सभी राज्य है सिलसिलेवार। और ये जो है जिस तरीके से ये, और राहुल गांधी ने कुछ क्या गलत चीजें है जो उठाया है सारा का सारा, मैं अभी आगे और दृश्य भी दिखाऊंगा, कुछ चीजें और सुना भी दूंगा, लेकिन पहले आपकी टिप्पणी कि भय इतना क्या है, आप इतना बौखलाहट पूरी उतार दिया गया है सारे सभी लोग। जी नमस्कार। देखिए, भय तो एक्सपोज होने का सबको ही होता है। जो व्यक्ति अगर नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के तहत काम नहीं करेगा, उसको तो संजीव भाई भय रहता है हमेशा कि वो कभी न कभी एक्सपोज होगा। जो व्यक्ति लगातार झूठ बोलता रहेगा, उसको अपने आप को एक्सपोज करने का भय रहता है। तो ये तो वो भय साफ तौर पर दिख रहा है। और राहुल गांधी ने जो प्रश्न खड़े किए, उनका सवालों का न पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब मिला है, न दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी तक कुछ जवाब मिला है। तो अब ये मसला है कि जिस तरह राहुल गांधी एक्सपोज करे जा रहे हैं, उसमें जितने भी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के जो नेता हैं, उन तमाम लोगों के जहन में ये भ्रम एक पैदा हो गया है कि हो सकता है अगला हाइड्रोजन पंप हमारे इलाके का हो सकता है हमारे विधानसभा का हो सकता है हमारे लोकसभा का हो। और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि बनारस से जो सांसद, उनके यहाँ भी दिक्कत आ रही है कि हो सकता है वहाँ कहीं ना हो जाए। तो सबके लिए बिल्कुल एक चैलेंजिंग समय है बीजेपी के लिहाज से। और इसलिए जब इतना ज्यादा भयाक्रांत आप हैं, डर के माहौल में आप हैं, कि जो पहला एक्सपोजर किया था राहुल गांधी ने, वो इतना ज्यादा लोगों ने देखा था, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उसकी खूब चर्चा हुई थी, एक यात्रा निकाली। तो उस तरीके से दूसरे वाले में भी हमने जो देखा है कि भाई एक पूरा सिंडिकेट कैसे काम कर रहा था, एक नेक्सस के तौर पर लोग किस तरह से वोट चोरी में इन्वॉल्व थे, वो तमाम चीजें उन्होंने एक्सपोज की हैं। अब दो स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा अप्रत्याशित चुनाव के नतीजे आए, हरियाणा और महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के खूब चर्चा है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो बहुत चिंता वाला है और कई सारी चीजें उसमें से निकल के भी आई हैं। उसी तरह की हरियाणा में भी स्थितियां हैं। हरियाणा में तो एक सीट जो है फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की, वहां के कैंडिडेट कांग्रेस की, जो उनका कहना है कि 16,000 फर्जी वोट की शिकायत तो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही कर दी थी। और वही स्थिति है एक उचाना विधानसभा है, जहां पर तो केवल हार जीती 32 वोट से हुई है, मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। उस हाईकोर्ट में भी अभी कहा है कि वे सुनवाई करेंगे। और 32 वोट में से जो हार जीत है उसमें करीब 250 वोट ऐसे हैं जिनको बिना गिने उन्होंने फेंक दिया एक तरफ, क्योंकि वो पोस्टल बैलेट्स के थे और स्कैन नहीं हो पा रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन की जो मिली भगत है वो हर जगह एक्सपोज हो रही है, और ये मल्टीपल लेवल पर हो रही है। केवल वोटिंग की लिस्ट में हो ऐसा नहीं है। पहले चर्चा थी केवल वोटिंग लिस्ट में होगा, पहले चर्चा थी कि केवल ईवीएम में होगा। अब तो ये लग रहा है कि जो लोग ड्यूटी पर तैनात रहते हैं वहां से लेके काउंटिंग एजेंट्स तक लेके, और हर जगह पर ये एक पूरा नेक्सस फैला हुआ है। और ये जो वोट डिलीशन वाला मामला है कि किसी भी व्यक्ति का वोट, कोई भी बैठ के दिल्ली में बैठे व्यक्ति का वोट तमिलनाडु में कट जा रहा है, वहां के लोग 1 सेकंड में काट देते हैं और सवेरे 4 बजे उठ के काट देते हैं। तो वाकई में बहुत चिंता की बात ये हुई है कि भरोसा, और ये वोट का तो सिस्टम देखिए, वोट खाली वोट तक सीमित नहीं है संजीव जी। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो तो अब बैंक अकाउंट्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। अब वहां से अगर किसी का बैंक अकाउंट हटा के दूसरे का लगा दिया जाए और उस पे ओटीपी चला जाए तो फिर उसके अकाउंट के साथ कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है। ये तो जो सब्सिडीज लेते हैं लोग, गैस की सब्सिडी लेते हैं या कोई और सरकार की सुविधाएं लेते हैं, वहां पर भी तो हमारा और सरकार के बीच जो कम्युनिकेशन का साधन है 90% जगह तो मोबाइल फोन ही है और ओटीपी ही है। तो ओटीपी में जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो तो फेल हो गई, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो तो सारा 1 सेकंड में कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये एक बड़ा विषय है। और हमारी इन सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग आज यूट्यूब पर बैठे हैं, फेसबुक पे और इन तमाम चीजों पर अपने सोशल मीडिया पर एक आजीविका चलाने के साथ साथ कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी की बेहतरीन तस्वीरें वहां पर डालते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, फैमिली के साथ। वो प्राइवेसी का भी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। और ये बातें तो राहुल गांधी ने जो पकड़ी है वो हिंदुस्तान के भीतर की हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की। क्या ऐसा संभावना नहीं है कि कोई बाहर बैठ के और इंटरनेट के टेलीफोन नंबर से हमारे फेसबुक से लेके तमाम डेटा हमारा जो लीक हो रहा होगा? ये तो एक बड़ा इशू है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की जब सुनवाई हो रही थी संजीव भाई, तो एक बहुत लंबी बहस चली थी कि हमारा जो प्राइवेसी है वो कितना अहम विषय है। उसके लिए अलग से
डिटेल्ड चर्चा की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फैसला लंबा चौड़ा दिया, एक फंडामेंटल राइट की तरह इसको देखा गया कि हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है वो सैक्रोसेंट है, तो उसके साथ भी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। वोट चोरी तो एक चीज है, वोट चोरी के अलावा दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी हनन हो रहा है, तो कोई कम से कम कहीं तो, और इसमें अब जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है वहां पर तो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सरकारों को भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब सरकार को भी जवाब देने की जरूरत है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट्स जो हैं, हमारी प्राइवेसी है वो भी सेफ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो सरकार को कम से कम एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हम लोग जहां जो डिटेल्स देते हैं और सरकार के मांगने पर डिटेल्स देते हैं वो डिटेल्स हमारी सेफ है, और ये जो अगर नहीं है सेफ तो जो प्राइवेट एजेंसीज को, प्राइवेट कंपनीज को हम लोग अपनी डिटेल साझी करते हैं, वो सरकार कहते हैं भाई आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, इनकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और ये किसी भी कानून के तहत भारत की सरकार के साथ पाबंदी इनकी नहीं है। तो कम से कम ये चीजें जाहिर करनी चाहिए, ये बहुत गंभीर विषय है। वोट चोरी तो चलिए पब्लिक डोमेन में आ गया, राहुल गांधी ने उठा दिया, लेकिन कई सारे इससे कनेक्टेड जो इश्यूज हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, उनको भी जरूरत है। और कितने सारे लोग हैं संजीव भाई, 80 करोड़ लोग तो भारत के जो आज अनाज ले रहे हैं, कितने सारे दिव्यांग साथी हैं जिनको की अलग अलग पेंशन मिलती है, विडो की पेंशन मिलती है, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। फिर अगर इस तरह से मोबाइल फोन कॉम्प्रोमाइज हो गए, ओटीपी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो सारी सरकारी सुविधाओं पर किसी न किसी की दिक्कत हो जाएगी। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है, कितने बच्चों का दाखिला उससे होता है, कितने बच्चों को रोजगार इसी से मिलता है। तो एक बड़ा ये मसला है, इसको इतना हल्का मामला नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, और ये तो इंसान की रोजी रोटी से भी ज्यादा उसकी जिंदगी और मौलिक अधिकार से जुड़ा है संजीव भाई। ठीक है, ठीक है शशि, आप अगर आपकी आवाज प्रॉपर हो तो आप वो जो मैंने आपसे टिप्पणी मांगी थी आप कीजिएगा, फिर मैं अजय सर और रामचंद्र जोशी जी के पास अनम्यूट। हाँ जी, अभी आवाज आ रही ठीक से? अरे ठीक है, अच्छी आवाज है, बिल्कुल क्लियर है, आप करिए जो मैं देवेंद्र फडणवीस और दोनों के बारे में कहा था जी। आप जी माफी चाहूंगा, कोई वो सवाल के पहले हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल नेताजी है उनके बायोलॉजिकल जन्मदिवस की शुभकामना देना ठीक रहेगा, तो उनको बधाई दे रहा हूँ, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और जो सवाल अभी रखा गया उस सवाल में बात ऐसी है ना कि एक बोलते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बीजेपी के सारे नेता बार बार देते जा रहे, हर बार एक सीधी सीधी बात है कि भाई सवाल किसको पूछा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को, जवाब बार बार कौन देते जा रहा है, वो बीजेपी के नेता जा रहे हैं। तो ये जो चोरी किया है वही बार बार बोले जा रहा है कि मैंने भाई चोरी नहीं की है। अब देवेंद्र फडणवीस से यहाँ तक पहुंच गए भाई इनका दिमाग चोरी हो गया है ना। तो ये जो है ना सबकॉन्शियस माइंड का एक अपर कास्ट अहंकार है। मैं फडणवीस की जाति पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि भाई आपका कहीं ना कहीं एक अहंकार आ चुका है कि ज्ञान का तो मक्ता आपके पास ही है ना, और तो कोई किसी सोच नहीं सकता, और अब सवाल पूछने का भी मक्ता आपके पास ही है, मोनोपोली आपके पास ही है, और कोई